your profession as being a student, so you have to put in 10,000 hours. 10,000 आर्ट करने ही हैं, या वो क्लास में हो, लेक्चर्स अटेंड करते हुए हो, या ट्यूशन में हो, या सेल्फ स्टडी हो, या जो भी हो, तुमने वो आर्ट्स डालने हैं। क्या तुमने वो आर्ट्स डाले हैं रोज? तो भले ही उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी, रिन का ऐड हुआ कर, तो वो है मेटाफर लाइफ का। हम जाते हैं लाइफ में सोच के भले ही उसकी कमीज मेरी सब कमीज से सफेद कैसी, भले ही उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, और वो है कंपैरिजन ट्रैप। आप ये नहीं देखोगे कि यार मेरी कितनी अच्छी साड़ी है, मेरे पे कितनी जच रही है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ पहने हुए, मैं देख रही हूँ उसकी साड़ी सफेद। अपने आप में जो गुण है वो देखना छोड़ देते हैं। हम लोग अपने आप को थोड़ा नीचा समझने लगते हैं, हमारे में इनसिक्योरिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम हो जाता है। मूव इनटू अ स्पेस दैट इज मोर सूटेबल फॉर यू। नाउ सम पीपल वांट टू गेट इनटू इंजीनियरिंग और दे वांट टू डू यूपीएससी। 2 साल 3 साल रगड़ते रगड़ते करते रहे, एग्जाम करते गए, उम्र निकल गई करते हुए, कुछ नहीं हो रहा। टेक अ हार्ड डिसीजन, मूव आउट। पेशेंस उतना रखो जितना जरूरी है। तो आपने अपने करियर में जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, राइटिंग सब फील्ड में काम किया। 17 बुक्स लिखी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, जैसे कि रोमांस, हॉरर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइंस फिक्शन और नॉन फिक्शन। आपने लिटरेचर फेस्टिवल्स और यूनिवर्सिटीज में स्पीक्स लाइक यू बीइंग द पार्ट एज अ स्पीकर ओवर देयर। पर इतने डाइवर्स करियर के दौरान क्या आपने कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया है? देखो वो तो नॉर्मल होता है, कंपैरिजंस नॉर्मल होता है। इंडिया में सबसे फेमस होता है शर्मा जी का बेटा। तो हम लोग बचपन से ही पले बड़े हैं कि बगल वालों को देखो, उसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो, वो कितना अच्छा खाना बनाती है, या तो उसके मार्क्स कितने बढ़िया है, तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे क्यों नहीं है। तो भी हम बचपन से ही हमारे में दिमाग में ये बिठाया जाता है कि कंपैरिजन तो होनी ही है, वेदर आउट ऑफ द फैमिली और विद इन कजन्स और विद इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग ग्रो अप हो जाते हैं ये सोच के कि कोई दूसरा पैरामीटर है जिसको हमें मैच करना है। अब क्या हो जाता है कि जब बचपन में सबके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं, राइट? या आपको तो पता है, आप एजुकेशनिस्ट हो, कि 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है। विजुअल इंटेलिजेंस है, स्पेशल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंटेलिजेंसेस है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप रिवॉर्डेड हो बस वो रट्टा मार इंटेलिजेंस के लिए। तो बाकी बच्चे जिनके पास दूसरे इंटेलिजेंस है वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, उनको लगता है कि वी आर नॉट गुड इनफ। तो हाँ, बचपन में तो मुझे ऐसा ही लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल रट्टा मार नहीं कर सकती थी, और हमारे क्लास में तो बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप मार्क्स लाने वाले बच्चे थे, और मैं बैक बेंचर थी। तो तभी से लगता था कि शायद यार कुछ कमी है हम में। पर ये पता नहीं था कि जो इंटेलिजेंस है वो दूसरा स्पेस में है। वो बहुत बाद में पता चला, when थोड़े बड़े हो गए तब पता चला कि हाँ, उन लोग तो मार्क्स लाते हैं पर उनको समझ नहीं आता है। मैं अपने वर्ड्स में लिखती हूँ, मुझे समझ आता है पूरा चीज़, पर मुझे वो फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है क्योंकि टीचर को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो थोड़ा बाद में एरोगेंस जैसा आ जाता है। और फिर luckily for me or unluckily, when I finished my 10th boards, एंड बिकॉज लास्ट मिनट में पढ़ाई करके बहुत लेजी होके, तभी के ज़माने में, आई एम टॉकिंग 1986 इज़ व्हेन आई डिड माय 10th बोर्ड्स। तब मुझे 76 या कुछ और मिला था डिस्टिंक्शन। वो टाइम पे तो बहुत ही बड़ा होता था। तो मेरी मदर थोड़ी हैरान हो गई कि यार तुमने तो पढ़ाई नहीं की। एक तो मैंने आराम से सोती थी, 10 बजे उठती थी, आराम से पढ़ाई करती थी, और प्रीलिम्स में तो 2 सब्जेक्ट में रुक भी गई थी। मैथ्स में तो बहुत बुरे हाल थे। तो ये कैसा हो गया शीट। फिर उन्होंने ये करियर काउंसलिंग आईक्यू टेस्ट किया। जब आईक्यू टेस्ट किया तो पता चला कि आई एम नॉट ब्रैगिंग नॉट शोइंग ऑफ एनीथिंग, कि आईक्यू काफी हाई था। तब तभी मुझे अंदाजा आ गया कि मैं जिंदगी भर अपने आप को कंपेयर कर रही थी क्लास टॉपर्स से, बट मेरे में शायद कुछ चीज है जो उनके पास नहीं है। एंड आई थिंक दैट वाज द पॉइंट एट विच आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे जो अपना करना है मैं करूंगी। जो फिक्स डायरेक्शन है, तुमको ये करना है तो अभी इतने परसेंटेज आया। तो वो टाइम पे ऐसा होता था उर्वशी जी के
तुमको साइंस में ही जाना है, आर्ट्स या कॉमर्स तो लो आईक्यू के बच्चे को लिया जाता है, पर मुझे आर्ट्स ही करना था क्योंकि मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना था। तो जब मैं पेपर लेके गई सबमिट करने अपने एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे जो प्रोफेसर बैठी हुई थी उसने कहा, आर्ट्स क्यों ले रहे हो, तुमको साइंस में आराम से मिल जाएगा। तो हमने साइंस नहीं लेना है, फिर आर्ट्स ले लिया, और हफ्ते भर तक घर में मातम छाया हुआ था, जैसे कोई मर गया होगा। सब रिलेटिव्स आ रहे थे, कंडोलेंस दे रहे थे कि क्यों आर्ट्स ये ने दिया, आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, बच्ची क्या करेगी। तो मैंने कहा "अम्मी, तो वो तो जिद्दी है, वो करेगी उसको जो करना है। तो दैट्स हाउ आई थिंक पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि ये कंपैरिजन करने से ना तो तुम खुश रहोगे, ना तो तुम्हारे आसपास वाले खुश रहोगे, क्योंकि तुम कभी लिव अप नहीं कर पाओगे एक्सपेक्टेशंस के लिए। तो अपना ही पार्ट ढूंढ लो, तुमको जो पसंद आया वो करते जाओ। तो होता ये है ना, जैसे आपने बताया रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो वो चीज की ऑलरेडी एक डिफाइंड पाथ से मैं किसी और पाथ की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पर एनी हाउ एक स्टेज ये ऐसी आती है, जैसे कि अगर हम करियर पाथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हर किसी का अपना होता है। लेकिन जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ में जो स्टूडेंट चल रहा था, या फिर मेरा जो मतलब फ्रेंड था वो मुझसे आगे निकल गया है, तो उस फीलिंग को कैसे मतलब हैंडल किया जा सकता है, या उस फीलिंग को मैं कैसे हैंडल करूँ, या कोई स्टूडेंट। देखो, दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो तो भी कोई और तुमसे आगे चला गया है, या तुम बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो तब कोई और आगे गया है। तो वो तुम अपने में वो ऑनेस्टी होना चाहिए कि डिसाइड करो कि एम आई रियली दैट फार बिहाइंड दैट पर्सन, के इज इट कि मैं लेजी हूँ इसके लिए वो आगे निकल गया है। एक बार वो, चलो खैर, सोचो कि ये हमने पूरी मेहनत की है फिर भी कोई आगे निकल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। दुनिया रेस है, एक एग्जाम की रेस नहीं है, दो एग्जाम की रेस नहीं है, पूरी जिंदगी की रेस है। आज ये आगे निकल गया, कल कोई और आगे निकल जाएगा। तुम किसी और से आगे निकल रहे हो, कोई तुमको देख के जेलस हो रहा होगा कि भाई वो उसके इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, मैं इतना पीछे क्यों रह गया हूँ। तो वो सब चक्करों में पड़ के अभी बहुत डिफिकल्ट है जब तुम स्टूडेंट हो कि किसी और कोई और अच्छा कर रहा है, तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अगर लग रहा है कि एट अ पॉइंट की यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, तो बड़े ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर इतना होता है कि तुमने यही करना है, तुमने इंजीनियरिंग ही करनी है, तुमने मेडिकल ही करनी है, तुमको आईआईटी ही जाना है, तुमको आईआईएम ही जाना है। मतलब वो प्रेशर है, और सिस्टम ही ऐसा है कि तुम पिसोगे चक्की में, वेदर यू लाइक इट और नॉट। एटलीस्ट तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम जिसमें ट्राई कर रहे हो वो तुम्हारे में वो चीज की रुचि है कि नहीं। फिर तुम पूरा 100% दे पाओगे। देन योर गोल इज नॉट टू बी बेटर देन द अदर पर्सन, योर गोल इज टू बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, राइट। एंड इफ यू नो दैट यू हैव डन द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, देन वो बड़ा ब्लिंकर्ड विजन होता है, वो बड़ा अर्जेंट की नजर होती है, डिसीजन होता है, हाँ। या कि बस मैंने ये पहुंचना है, मैंने आईआईटी पहुंचना है। वो भले ही कहाँ भी पहुंचे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर मुझे पहुंचना है। आई थिंक उसी से सुकून आता है कि तुम अपना पाथ, विजन बहुत नैरो रखो। अगर तुम सबकी तरफ देखते रहो कि यार इसने इतना अच्छा किया, इसने इतना अच्छा किया, इसने अच्छा किया, फिर तो गए काम से, तो कभी उठ नहीं पाओगे। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ट्रैप की, तो हाँ। आप अगर स्टूडेंट को थोड़े सिंपलर शब्दों में बता दें कि ये होता क्या है, तो हमारे लिए मदद। कंपैरिजन ट्रैप होता है जब आप ये थिंकिंग में पड़ जाओ कि बहुत पुराना सा एड है, आपके स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा, शायद आपने देखा हो, भले ही उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी, रिन का एड हुआ करता था। तो I actually remember that. हाँ, तो वो है मेटाफर लाइफ का। हम जाते हैं लाइफ में सोच के भले ही उसकी कमीज मेरी सब कमीज से सफेद कैसी, भले ही उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी। और वो है कंपैरिजन ट्रैप। आप ये नहीं देखोगे कि यार मेरी कितनी अच्छी साड़ी है, मेरे पे कितनी जच रही है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ पहने हुए, मैं देख रही हूँ उसकी साड़ी सफेद है, वो होगी नॉट, may not be looking good in it also, but just the fact that that sari is whiter makes us feel that we are not looking good. So उस चक्कर में हम लोग अपने आप में जो गुण है वो देखना छोड़ देते हैं।
हम लोग अपने आप को थोड़ा नीचा समझने लगते हैं, हमारे में इनसिक्योरिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम हो जाता है। और वो कंपैरिजन ट्रैप कभी खत्म नहीं होता है। अभी अंबानी का भी कंपैरिजन ट्रैप होगा कि यार बेसोस है, सबका कंपैरिजन ट्रैप होगा। बेसोस का कंपैरिजन ट्रैप होगा कि जैक क्या है वो, वैंग, एनवीडिया का, अभी वो निकल गया सबसे आगे, अभी मैं पीछे रह गया। तो इट्स नेवर एंडिंग। तो उसमें पढ़ना ही नहीं है, बस देखना है कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, एम आई रीचिंग माई गोल्स, एम आई डूइंग माई बेस्ट, एम आई इम्प्रूविंग। बस वही कंपैरिजन रखो, अपने आप से कंपैरिजन रखो कि एम आई बेटरिंग माई सेल्फ फ्रॉम व्हाट आई वाज yesterday और अ मंथ अगो। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव कंट्रोल ओवर। यू डोंट किसी और चीज पे, किसी और के परफॉर्मेंस पे, किसी और की अचीवमेंट्स पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारा कंट्रोल बस अपने आप पे है, और उस पे ध्यान दीजिए तो थोड़ी शांति होगी। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, पर उससे अपने आप को नीश लेवल पे लाने की जरूरत नहीं। बी नहीं, एट योर लेवल। बी एट योर लेवल एंड only compare yourself with who you used to be. Have you improved or not? और नॉट। ठीक है, तो हम जब कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कंपैरिजन हेल्थी मोटिवेशन में भी बदला जा सकता है? आइडियली हेल्दी मोटिवेशन में बदलना चाहिए, पर नहीं बदलता। ऑफन ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स में कैसा होता है कि कोई, somebody is a great swimmer, somebody else will come along and say I want to catch up, मुझे उससे टक्कर लेना है, मुझे उसको हराना है। तो वो मोटिवेशन होता है कि उसका टाइमिंग बेटर करो, मैं उसके टाइमिंग से अच्छा करूँ। तो एक मोटिवेशन भी हो सकता है। पर अगर ये होगा कि यार वो तो इतना अच्छा, मैं तो लाइफ में कभी उसके साथ कैचअप नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए स्विमिंग, मुझे छोड़ ही देना चाहिए दौड़ना, तो वो एक अनहेल्दी हो जाता है। तो हम किस पाथ पे जा रहे हैं, हेल्दी कंपैरिजन, अनहेल्दी कंपैरिजन, अपने आप में थोड़ा सेल्फ नॉलेज हो तो शायद हम जान सके। और ऑल्सो हमारे अराउंड इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी है। उन लोग हेल्दी मोटिवेशन देते हैं कि बोलते हैं यार ये तो फिर से तुझे पीछे छोड़ के गया, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे आसपास कौन है, तुमको मोटिवेट करते हैं कि तुमको पुल डाउन कर रहे हैं। तभी पहले ये बोला जाता था ना कि आपकी संगति जिसमें आप हो वो बहुत मैटर करता है। कि अगर आप उन लोगों के बीच में हो जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ योर अचीवमेंट और एनीथिंग यू आर डूइंग, तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और वो एक्टिवली मोटिवेट करना भी जरूरी नहीं है तुम्हारे संगत का। रिसर्च ने प्रूव कर दिया, और आपको भी पता होगा कि द क्राउड यू आर विथ, द टॉप 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम विद, आर द पीपल हु विल इन्फ्लुएंस यू। एंड अगर उन्होंने रिसर्च किया, जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे उनको अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स, मतलब उनको डिवाइड किया गया था एक रिसर्च में। और लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड विद हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, they were placed with average students, and some were placed with low performing students. There were three groups made. Now those who were placed with low performing students, उन लोग तो वैसे के वैसे ही रह गए। जो लोग थोड़े मीडियम में प्लेस हो गए, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो गया। पर जो लोग हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के साथ बैठे, इवन दो दे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में नॉट बी सिटिंग डाउन, उनका हाथ पकड़ के बेटा ये ऐसा करते ऐसा करते, किसी को टाइम नहीं है उतना सब करने के लिए। But just the fact that they were in the company of high performing other students, उनका performance 20 to 25% improve हो गया within one academic year, because they were seeing कि इनमें कितना फोकस है, इनमें कितना डेडिकेशन है, इन लोग कैसे करते हैं। ये बगल में बैठा, ये तो नोट्स लिख रहा है, मैं तो पीछे ये करके बॉल्स बना के फेंक रहा था, कुछ देख रहा था मोबाइल पे, पर इन लोग फोकस्ड हैं। तो वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रब ऑफ हो जाती है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि तुम राइट कंपनी ढूँढो। तुम्हारे जो 5 क्लोज़ेस्ट फ्रेंड्स या कंपनी जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, हैंग आउट करते हो, सोचो कि वो कैसे हैं। आर दे फोकस्ड ऑन देयर करियर्स? आर दे फोकस्ड ऑन देयर लाइव्स? आर दे पीपल हू विल एनकरेज यू?
दैट विल मेक वन हेल ऑफ अ डिफरेंस। इसके लिए हमारे पेरेंट्स तो पहले से बोलते थे ना, अच्छे स्कूल में भेजो, संगत अच्छी हो जाएगी, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो संगत अच्छी हो जाएगी, बुरे संगत के साथ इसके साथ मत रहो, तुम टाइम स्पेंड मत करो, संगत बुरी है, वो लड़के का कुछ ठिकाना नहीं है, टाइम बहुत उस मतलब बेकार लड़का है, स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, उसके साथ टाइम मत बिखर। इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, इट इज जस्ट बेसिकली ये प्रिंसिपल्स उनको पता था बिफोर रिसर्च हैपेंड। ये रिसर्च ने तो बस रीइंफोर्स कर दिया है। तो जब हम अब अगर हम मोटिवेशन की ही बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से स्टूडेंट्स जब अपने पर्सनल गोल सेट कर रहे हो, तो किस तरीके से वो सेट करें या फिर क्या तरीका अपनाएं ताकि जब वो दूसरों से कंपेयर करने वाली रेस है ना, उसमें वो फंसे ही ना? देखो मैं तो बहुत खराब स्टूडेंट थी, तो मैं क्या ही जो एडवाइस दूँ। पर ये अभी थोड़ा देख समझ के मुझे ये लगता है कि तुम्हारे गोल्स तुम्हारे होने चाहिए, ना कि तुम्हारे मम्मी पापा के होने चाहिए, ना तुम्हारे दादा दादी के होने चाहिए, ना नाना नानू के होने चाहिए। तुम्हें होना चाहिए कि मुझे बनना है, अगर डॉक्टर बनना है इसलिए क्योंकि मुझे मेडिसिन पसंद है, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो इट्स बिकॉज आई एंजॉय व्हाटएवर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एंजॉय मैकेनिक्स और समथिंग व्हाटएवर। तो जब आपको ये बड़ा क्लियर हो ना कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे करना है, तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंटरनली ड्राइव आता है। तो वो गोल सेट हो जाता है कि ये स्पेस में मुझे करना है, मुझे एनवायरनमेंट बहुत पसंद है और मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है कि एनवायरनमेंट के साथ क्या हो रहा है, तो मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बन जाऊंगा। क्या फ्यूचर है उसमें, पर तुम में इतना पैशन है उसमें, तुम उसमें नाम कमाओगे, राइट? हजारों लाखों इंजीनियर्स बनते हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कितने कम बनते हैं। तो फाइंड द स्पेस दैट होल्ड्स मीनिंग फॉर यू। और जब उसमें तुम लग जाओगे, तुम्हारा गोल ये हो जा कि मुझे एनिमल कंजर्वेशन करना है या कोई चीज करना है, मुझे कैंसर के लिए क्योर ढूंढना है, तो व्हेन दैट वन सेंटेंस डिफाइंस कि तुमने क्या करना है अपने लाइफ के साथ, तुम्हारा पर्पस क्या है, तो थोड़ा गोल सेटिंग इजी हो जाता है कि वो करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ये डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ इंटर्नशिप करना पड़ेगा, मुझे ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब बस टिक ऑफ करना पड़ेगा ऑन द पाथ। अगर तुमको पता ही नहीं तुमको क्या करना है, तो सब लोग तुम्हारे गोल सेट कर लेंगे तुम्हारे लिए, और तुम बस ऐसे टट्टू की तरह उस पे चलते जाओगे। ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा, ना मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा, और फिर कुछ अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाएगा, अच्छा जॉब हो जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा, फिर 30-40 साल की उम्र में बोलोगे यार मैंने क्या कर दिया, लाइफ चली गई, कुछ नहीं किया लाइफ में, बस यही रह गया, कॉग इन द व्हील रह गया। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड पर्पस। Once you find purpose, then you can find direction. And once you find direction, you can set your goals. आपकी बात से मुझे याद आया, जब मैं छोटी थी तो माय मदर यूज टू से दिस टू मी कि ठीक है कुछ नहीं करना, पर डाकू बनोगे ना तो फिर ऐसे डाकू बनना कि जिस दिन उस एरिया में कुछ नया सामान आया हो लोगों को डर हो, वो एक मिनट भी नहीं रहेगा। हाँ, तो जो भी देखो, तो वो भी एक सीख है ना कि डाकू बनो तो भी बेस्ट डाकू बनो, कि पूरे इलाके में मतलब जैसे गब्बर आएगा, बच्चा सो जा, है तो गब्बर से आ जाएगा, तो बेस्ट डाकू बनो यार। तो आपने बताया कि हाउ टू लाइक सेट योर पर्सनल गोल्स टू अवॉइड दैट कंपैरिजन इन योर माइंड एंड इन योर ट्रैक। तो ऐसी कोई डेली हैबिट्स भी हैं जिससे माइंडसेट शिफ्ट हो, या फिर जब हमें लगे कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे फोकस कर रहे हैं इंस्टेड टू कंपेयरिंग द अदर, तो ऐसा ऐसा कुछ? देखो, it all varies from profession to profession, and so for a student I think it is basically study, right? You have to be at your desk and you have to put in the work. वो study करना जरूरी है, वो practice करना जरूरी है, वो paper solve करना जरूरी है। तो वो hours जो Malcolm Gladwell बोलते हैं outliers में, तुमने 10,000 hours करना पड़ेगा कोई space में to become an expert. Now for a student, you are not an expert in a particular field, but you're in your profession as being a student, so you have to put in 10,000 hours. 10,000 hours ज़्यादा नहीं है,
या वो क्लास में हो, लेक्चर्स अटेंड करते हुए हो, या ट्यूशन में हो, या सेल्फ स्टडी हो, या जो भी हो, तुमने वो आवर्स डालने हैं। क्या तुमने वो आवर्स डाले हैं रोज? अगर तुमने 4 घंटे स्टडी करना है, तुमने डिसाइड किया तुम्हारे लिए 4 घंटे इनफ, दैट इज द टाइम यू गेट आफ्टर स्कूल एंड क्लासेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स और वट एवर, 4 hours of dedicated study I'm going to do. Have you done that? Are you, if you are studying for competitive exam, are you doing your 10, 12 hours of studying per day? That is required. And 10, 12 hours of actual studying, not half scrolling, half this thing, half on Netflix, half on Insta. वो सब नहीं काउंट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है। पर तो वो एक फोकस लाना बहुत जरूरी है। वो फोकस के बगैर कुछ नहीं होगा, कोई भी चीज। अभी मैं लेखक हूँ, अगर मैं कहूँ कि आज यार मन नहीं कर रहा है लिखना, आज वर्ड्स नहीं आ रहे, छोड़ दो, आज नहीं कर रहा, नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, जो भी लिखूं भले ही बकवास हो, पर कल मैं उसको एडिट करके कुछ और बेहतर बना सकती हूँ। पर कल अगर मेरे सामने ब्लैंक पेज है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो इट इज जीरो, राइट? सो यू हैव टू पुट इन द वर्क एवरी डे। फॉर एन एथलीट ऑल्सो रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है इफ दे वांट टू इम्प्रूव द टाइमिंग। सिंगर्स ने एक दिन भी रियाज नहीं किया तो उनको पता चलता है, 2 दिन नहीं किया उनको गुरु को पता चलता है, 3 दिन नहीं किया ऑडियंस को पता चलेगा। रोज रियाज जरूरी है। Somebody like an MS Subbulakshmi used to do like 5 and 6 hours riyaz every day. Lata Mangeshkar used to do so much riyaz every day. Why? They were at the top of the profession. What was the need? उन लोग सोचते थे हम तो, हमारे तो क्या, हम तो है, हम तो पहुंच गए, अभी क्या जरूरत है रियाज करने का, हमको तो सब आता है। पर नहीं, वो उम्र में, वो स्टेज में, वो सक्सेस पे, तभी भी उनका रियाज होता था रोज। तो as students, I think the only thing that you can do is put in your daily habit, put in your arts, put in the dedication and put in the work and do it sensibly. गधे की तरह 10-12 घंटे पढ़ना और कुछ तो मतलब, थोड़ा इधर पढ़ो, थोड़ा उधर पढ़ो, थोड़ा आगे पढ़ो, without a clear study path is not going to help you. Plan your study and study hard. Just be very focused in what you're doing is time effective and effective for your kind of brain. Everybody has a different brain. Some people study best while they are in closed rooms with no disturbances. Some people couldn't care about the disturbances. किसी के, मैं तो चलती थी ऊपर नीचे और म्यूजिक लगा के पढ़ती थी, तो म्यूजिक चलता रहता था, धन टन धन टन, डेफ लेपर्ड, लेड जेपलिन, सब हार्ड रॉक वगैरह, उसमें मैं पढ़ती थी, उसमें बेस्ट रिटेंशन होता था मुझे। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग। सब लोग स्टडिंग, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, ऐसे कोई पढ़ता है? नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में हो रहा है वैसे करो। किसी किसी को जल्दी उठ के पढ़ने की आदत है, उनको अच्छा लगता है, कोई कोई नहीं उठ सकते सवेरे, हम लोग लेट तक पढ़ते हैं। तो फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड डू इट योर वे, बट मेक श्योर कि वो उतने तुमने एफर्ट डाला, उतना एफर्ट डाला हुआ है, वो बहुत जरूरी है। रोज एवरी डे एफर्ट इज इम्पोर्टेंट। मतलब हम कंसिस्टेंसी विद एफर्ट विद टाइम मैनेजमेंट, ये कुछ कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं जिस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब उस माइंडसेट को प्लान कर रहे हैं या कोई माइंड मैप ड्रॉ कर, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो होता ये है कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है स्टूडेंट लाइफ में, अब मैं अगर किसी एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करूँ, कोई कंपटीशन की बात करूँ, इंटर्नशिप की बात करूँ, तो हो जाती है मिस। ये बहुत कहते हैं लक हो सकता है कि हाँ एक बार आया और मैंने कर लिया, आई अचीव दैट पॉइंट। बट उस केस में जब मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, सो समटाइम्स स्टूडेंट्स फील फोमो कि नहीं होगा, नहीं करते। ऐसे केस में उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए वो क्या कर, क्योंकि वहां पे फिर उनका माइंड में यही होगा, सॉरी कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरे से मेरे साथ वाला आगे निकल गया है, तो मतलब क्या क्या करना चाहिए? देखो, मैंने 17 बुक्स लिखे हैं, मेरे बुक्स अभी भी रिजेक्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बुक एक्सेप्ट होगा, पर क्या करते हैं उस टाइम में, अरे अभी नहीं होगा, अभी ये चला गया, अभी क्या करो, अभी दूसरा बुक नहीं लिखूं। वो बुक भेजने से पहले दूसरा बुक लिखना शुरू हो जाता है। सो यू जस्ट कीप गोइंग आफ्टर अपॉर्चुनिटीज। एक नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, दुनिया बहुत बड़ी है, आजकल कितनी अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल, लोकल इंडियन अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। तुम अपना बायोडेटा इतना स्ट्रॉन्ग करो, अपना एंट्रेंस एप्लीकेशन ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग करो। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, जरूरी नहीं है हर बार नहीं होगा,
ट्राई करते रहो तो हो ही जाएगा, और नहीं ट्राई करो तो वेल एंड गुड, तुम्हारे पास इतना प्रैक्टिस हो गया है लिखने का। कुछ ना कुछ ये अगर तुम सोच के बैठो कि नहीं होने वाला है, एक बार रिजेक्ट होके, दो बार रिजेक्ट होके, तो तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे कि मेरे से नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। That's a defeatist attitude. And that's a loser's attitude. I'm sorry, but you cannot do that. You have to keep pushing on and on if you have to do it. You have to, रिजेक्शन होगा, सब सब स्पेसेस में होगा, एजुकेशन में होगा, करियर में होगा, लव लाइफ में होगा, सभी जगह रिजेक्शन होगा, वो दुनिया का दस्तूर है। पर तुम एकदम ऐसे दिल तोड़ के बैठोगे तो यू विल नॉट मूव अहेड। इट्स योर चॉइस टू बी स्टैग्नेंट कि तुमको आगे बढ़ना है। ये तो हमने बात करी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद सबका प्लान क्लियर होना चाहिए, ये वाला जो प्रेशर होता है ना, ये सारे स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। पर अगर मैं आपकी जर्नी को रिलेट करूँ तो आपकी जर्नी में पेशेंस काफी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेरिएंस बहुत है। तो उस समय का माहौल, आज का माहौल, कंपटीशन की बात हर जगह है, पर आपकी जर्नी में आपने पेशेंस कैसे रखा और फिर भी कंपटीशन को मतलब अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, ये कैसे था? आई डोंट थिंक मेरे जर्नी में पेशेंस दिखता है, मेरे जर्नी में इम्पेशंस दिखता है ज्यादा, क्योंकि मेरा बड़ा लो बॉर्डम थ्रेशोल्ड है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, और बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं वो स्पेस से निकल जाती हूँ। अगर आपने देखा है कि मैंने बुक्स लिखे हैं, सब अलग अलग जॉनर में लिखे हैं, तो वही चीज बार बार लिखने में मुझे बोरियत होती है। कोई कोई ऑथर्स, मतलब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, दे आर राइटिंग वही मिथोलॉजी, वही रोमांस, वही मतलब वही स्पेस में लिखते जा रहे हैं। मैं मतलब तुम लिख कैसे सकते हो सेम चीज ओवर एंड ओवर अगेन? तो आई डोंट रिकमेंड इट टू स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉलो माई पाथ। I'm that person who gets bored very easily. Luckily, I have stuck in my romantic life very steady to just one boyfriend, one husband. उसमें बोरियत नहीं आई है, पर बाकी सब चीजें में बोरियत हुई है। आई थिंक इट्स पर्सनैलिटी, it's personality, your individual personality. Some people are comfortable doing the same thing over and over again and sticking to a path. Some people like me are very, I'm told it's ADHD induced, that I have that. And but anyway, let's not get into that. But the thing is ki you need to be patient to a point where you have put in the work and you're waiting for the results. तुम में इतना पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं जो काम लगता है, जितना काम करना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा करूँगी, और मेरा गोल अचीव करूँगी। और ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं बैठी रहूँ, मैं करती रहूँ, मैं करती रहूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और मैं गधी बन जाऊँ। If after a point it is not working for you, you have to know to take hard decisions and move away from that and retrain or reskill and move into a space that is more suitable for you. Now, some people want to get into engineering or they want to do UPSC. 2 साल 3 साल रगड़ते रगड़ते करते रहे, एग्जाम करते गए, उम्र निकल गई करते हुए, कुछ नहीं हो रहा है। टेक अ हार्ड डिसीजन, मूव आउट, डू समथिंग एल्स। तो पेशेंस उतना रखो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा पेशेंस रखना इज फूलिशनेस। सो हार्ड कॉल्स लेना भी बहुत ज़रूरी है, पर वो हार्ड कॉल्स तुम नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम बहुत यंग हो अभी तक, तुमको पता नहीं है कि क्या लेना चाहिए, और तुम 10 लोगों की बात सुनोगे, तुम्हारे पेरेंट्स की बात सुनोगे। शायद तुम्हारे पेरेंट्स में वो नॉलेज नहीं हो, या वो एक्सपर्टीज नहीं हो, या एक्सपीरियंस नहीं हो। इसलिए मैं कहती हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ या यंग पीपल को कहती हूँ, जिस स्पेस में तुमको रुचि है, जिस इंडस्ट्री में तुमको रुचि है, तुम जाके जो भी वो स्पेस में काम कर रहा हो, पूछ लो तुम्हारे फ्रेंड्स से, तुम्हारे रिश्तेदारों से। तुमको पता है कोई इंजीनियर है, कोई टैक्सेशन ऑडिटर है, कोई जो भी स्पेस है, कोई डॉक्टर है, कोई डेंटिस्ट है, डोंट मैटर, व्हाटएवर द स्पेस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, गो एंड स्पीक टू द पीपल वर्किंग इन दैट स्पेस, हैव इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस विद देम, learn from them what they did, what they didn't do, where they failed, where they this thing, and tell them about your journey. They will give you proper advice. Don't go by the advice of your mummy, papa, chacha, tao. Nahi, that doesn't work. Go to the professionals in the space and talk to them, and then take your hard decisions.
ओके। तो यहाँ पे क्योंकि हमने बात करी पेशेंस स्टेप्स की, तो एक चीज़ होती है ना कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो दूसरे दरवाज़े खुल जाते हैं, ऐसे करके इडियम्स हैं हमारे पास। तो ऐसे में कंपैरिज़न और सेल्फ डाउट कैसे निकल कर आते हैं? क्योंकि अगर मैं हमेशा ये वाला माइंडसेट रखने वाली हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कर रही हूँ, कुछ और हो जाएगा, कुछ और कर लूँगी, तो वहाँ पर तो फिर एनी हाउ कि ये वाला हो जाएगा ना कि उसे जैसे हम कहते हैं ना कि हर पर्सन का जो स्किल नेचुरली स्लो होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके सारे स्किल बहुत पॉलिश्ड हों। तो उस केस में 2 चीज़ें हो गई कि या तो मेरा स्किल स्लो है या फिर मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये वाले जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन्स आते हैं, इसका इसका कंक्लूजन क्या होगा? देखो, तुम में जो स्किल्स है तुमको पता चल जाएगा। हर इंसान को भगवान ने एक स्किल दी है जिसमें वो अव्वल होंगे, पर हम ये स्किल्स ढूंढ नहीं पाते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसी है। मतलब मच्छी को बोलते हैं कि पेट चढ़ो, लाइक आइंस्टाइन सेड very famously. If you ask everybody, if you ask a fish to climb a tree, the fish is going to think it's stupid. So when you know you're a good singer, when you know that you're an excellent dancer, when you know that you're a great painter, वो बचपन से ही वो टैलेंट कहीं ना कहीं निकल के आती है, दिख जाती है बच्चों में। तो हर कोई पढ़ाई में एकदम फर्स्ट क्लास नहीं होगा, पर एक टैलेंट होगा जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगा वो बच्चे में, या तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा। आई थिंक इसमें पेरेंट्स का भी एक रोल होता है। पेरेंट्स भी एम्बिशियस होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट्स है वो दब जाते हैं बच्चों के, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ाई में टाइम लगाओ। जी। तो ये ढूंढना कि कोई मिडिल पाथ है जिसमें तुम तुम्हारे नेचुरल टैलेंट्स को लेके एकेडमिकली भी ग्रो कर सकते हो। जैसे तुमको आर्ट में रुचि है तो तुम आर्ट स्पेस में क्यूरेटर बन सकते हो, या आजकल कितनी फील्ड्स ओपन है। आज एआई में तुम क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में अगर तुमको रुचि है पर तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं करना है, आई मीन किसको करना है, इट्स वेरी बोरिंग। सो look at the spaces where you can marry your talent and your something that is lucrative career wise, और करियर काउंसलिंग के लिए जाइए प्लीज, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। एवरीबडी गोज फॉर करियर काउंसलिंग, फाइंड अ गुड करियर काउंसलर हु इज अवेयर ऑफ फील्ड, ये तुम्हारी जो फील्ड, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कैसे क्वालिफिकेशंस करने हैं, ऐसे। और जो you might have to change career counselors बीच बीच में if you're not comfortable with somebody and if you feel they are pushing you towards something that you're not inclined to or whatever, but find the person जिसके साथ तुम comfortable हो, और फिर तुम्हारे पास क्लियर मैप हो जाता है कि भाई ये तुम्हारी रुचि है, ये तुम्हारी स्किल्स है। देखो, एक रुचि भी हो सकता है पर उसमें स्किल नहीं हो सकता है, जी। और एक स्किल हो सकता है जो यू नो, सो इट्स नॉट नेसेसरी लाइक आई लाइक टू सिंग। जो सुनने वाले हैं उनको तकलीफ है, मुझसे मुझे क्या लेना देना, मुझे अच्छा लग रहा है खाना खाना, तो आई लाइक इट, बहुत रुचि है गाने में, पर स्किल नहीं है बिल्कुल। सो टू फाइंड समथिंग वेयर यू हैव द स्किल एंड द इंटरेस्ट and match it to something that is lucrative career wise, that has to be your goal. So for that, get professional help. तो आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बदल जाएगा? क्योंकि एनी हाउ जो मैं आज कर रही हूँ मेरे आने वाले फ्यूचर को इफेक्ट करने वाला है। तो क्या दोनों का मतलब अलग होने वाला है? uh, देखो, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस ये होगा कि तुम क्लास में टॉप करोगे, तुम स्टेट में टॉप करोगे, तुम नेशनल एग्जाम टॉप करोगे, तुम एआईआर रैंक लाओगे, व्हाटएवर। तो तुम्हारा वो पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस आर वेरी क्लियर एंड वेरी डिफाइंड। तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा सम रेप्यूटेड व्हाटएवर मैनेजमेंट स्कूल में, या इंजीनियरिंग कॉलेज में, या मेडिकल कॉलेज में, तुमको सीट मिलेगा, व्हाटएवर तुम लिस्ट में आओगे। तो दोज आर योर पैरामीटर्स इन प्रोफेशनल लाइफ। Your parameters are going to be how fast am I going to grow? What will be my take home? What will be my cost to company? What are my perks? Do I get postings internationally? So your definition of success for professional life will be not necessary on your
See, प्रोफेशनल लाइफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कम इनटू प्ले। इन स्टूडेंट लाइफ तुमने जितनी पढ़ाई की है तुम्हारी मार्क्स उतने आएंगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना एवेल्यूएट होता है। प्रोफेशनल लाइफ में तुम बॉस के साथ कैसे तुम्हारी बनती है, तुम इंटर ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे खेलते हो, तुम अपना उल्लू सीधा कैसे करते हो, वो अलग स्किल सेट सीखना पड़ता है। और उससे सक्सेस भी बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है तुम्हारे सक्सेस में। सो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड that you will have to train yourself differently for that. अच्छा, अंत में किरण मुझे बस एक चीज और बता दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहता है, तो बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए वो कैसे ग्रो करे? तुमको अपनी फील्ड में बेस्ट बनना है तो हाँ, और आइडेंटिटी नहीं लूज करना है कि तुम्हारी फील्ड तुम्हारी आइडेंटिटी हो जाती है, राइट? दैट इज व्हाट यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर स्पेस एंड यू आर ऑब्सेस्ड विथ योर whatever you want to achieve, the marks, the grade, the ranking, whatever. How do you be the best in that? Honestly, I don't know about being the best in any space. What I do know is that I have to be the best at what I do. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो जहाँ आपका कंपैरिजन का सवाल आता है। बहुत से लेखक है जो ज्यादा बुक्स बेचेंगे, ज्यादा अवार्ड्स करेंगे, पर मेरा ये कंपैरिजन ऑलवेज ये रहा है कि इज माय न्यू बुक बेटर देन माय प्रीवियस बुक? सो आई थिंक दैट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स, आर माय is my result this year better than my results the previous term? Have I improved? Where can I improve? And what do I need to do to improve further? I think these are the benchmarks if they keep setting themselves. They don't have to do a comparison with anybody. जब तुम्हारा गोल सेटिंग इतना स्ट्रांग हो कि तुम अपने आप के लिए गोल सेट करोगे एंड यू आर डिटर्मिन्ड टू अचीव दैट गोल, देयर इज नो नीड फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, देयर इज नो नीड फॉर कंपैरिजन। योर कंपैरिजन नीड्स टू बी विद योरसेल्फ एंड हु यू विश टू बी। सो वो बड़ा क्लियर है तुम्हारे दिमाग में, तो यू विल डू व्हाट यू हैव टू डू। वो इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए, इज व्हाट आई एम सेइंग। इट शुडंट बी एक्सटर्नल कि उसको इतने मार्क्स मिले तो मुझे उसको बीट करना है। इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए कि जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम टॉप पे दिखना चाहिए। जो सेकंड थर्ड आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उन लोग अपना करे, पर मुझे टॉप आना चाहिए। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। सो यू सेट योर गोल्स, यू डिसाइड एंड यू बी इंटरनली मोटिवेटेड। इफ तुम्हारे में इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं होना है। तो कहने का मतलब ये है, आप मेहनत कीजिए, डेडिकेटेडली मेहनत कीजिए, गाइडेंस लीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। हाँ, पर अपने गोल्स को बड़ा क्लियर रख लीजिए कि अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे कितने नंबर मिलने हैं। दैट हैज टू बी योर गोल। ये नहीं कि मुझे फर्स्ट आना है, पर हाउ मच? कोई कोई क्लासेस में 50 में भी फर्स्ट आओगे, तो सब पास लेवल स्टूडेंट्स होंगे तो, राइट? सो यू हैव टू नो कि व्हाट इज योर नंबर, क्वांटिफाई इट। Thank you, Kiran. Thanks a lot. Thank you for sharing your experience, this insights with us. मुझे लगता है शायद इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारे स्टूडेंट्स को, कि जो कंपटीशन वाला ट्रैक है ना, कंपैरिजन वाला ट्रैक है, शायद थोड़ी इंसाइट्स उनको मिली होंगी। थैंक्स अ लॉट।